आदाब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा। खबरनामा लेकर हाजिर हूं मैं मुइन शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वायनाड के आफतज़दा इलाकों का दौरा किया। मुतासिरीन से भी मिले। जयराम रमेश ने कहा, मोदी मणिपुर भी जाएं तो अच्छा होगा। ममता बनर्जी का ऐलान, ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में होगी फास्ट ट्रैक सुनवाई। कसूरवारों को दी जाएगी सख्त सजा। जामिया मिलिया इस्लामिया के साबिक कारगुजार वाइस चांसलर प्रोफेसर इकबाल हुसैन मुअत्तल। यूनिवर्सिटी की ज़मीन गलत तरीके से फरोख्त करने के इल्ज़ाम में हुई कार्रवाई। बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ने दिया इस्तीफा। मुजाहिरीन के दबाव में लिया फैसला। और यूट्यूब की साबिक सीईओ सुजैन वोस्की का इंतकाल, कैंसर से थीं मुतासिर। अधिकारी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री को इस बारे में पूरी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वायनाड के आफत मुतासर इलाकों का दौरा किया। उन्होंने इससे पहले वायनाड में हवाई सर्वे किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तोदे खिसकने से मुतासिर लोगों से मुलाकात की और राहत कैंपों का दौरा भी किया। नरेंद्र मोदी ने वायनाड में आई कुदरती आफत में जख्मी हुए लोगों से विम्स अस्पताल में मुलाकात की। वाज़ेह है कि वायनाड के मुख्तलिफ इलाकों में चट्टाने खिसकने से 300 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और मुतअद्दिद लोग जख्मी हैं। अपने स्वजन खोए हैं, उसकी पूर्ति करना तो हम मनुष्य के लिए संभव नहीं है, लेकिन उनका भावी जीवन उनके सपने चूर चूर न हो जाए, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। और भारत सरकार और देश इस संकट की घड़ी में यहां के पीड़ितों के साथ है। सरकार को जो कल मैंने हमारे इंटरनल मिनिस्टर्स की जो कोऑर्डिनेशन की टीम थी, उनको भी यहां भेजा था। वो कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, आपके अधिकारियों से मिले थे, और वे भी सारे चीजों को देख करके गए हैं। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बताया है कि वो एक पूरा डिटेल में मेमोरेंडम भेजेंगे, और मैं विश्वास दिलाता हूं इन परिजनों को भी कि वे अकेले नहीं हैं। इस दुख की घड़ी में चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या देश के जन जन नागरिक हो, हम सब उस संकट की घड़ी में उनके साथ है। सरकार ने जो नीति नियमों के तहत जो आपदा प्रबंधन के लिए राशि भेजते हैं, उसका काफी हिस्सा पहले ही दिया हुआ है, और भी हिस्सा हमने तुरंत रिलीज किया है। और जैसे ही मेमोरेंडम आएगा तो बहुत ही उदारतापूर्वक इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए केरल सरकार के साथ भारत सरकार खड़ी रहेगी। और मैं नहीं मानता हूं कि धन के अभाव में यहां कोई काम रुकेगा। जहां तक जानहानि हुई है, हमारे लिए इन परिजनों को फिर से एक बार, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, परिवार में सब कुछ खो चुके हैं, इनके लिए एक लंबे समय की योजना हम लोगों को बनानी होगी। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार उस पर भी विस्तार से करेगी, और उसमें भी जो कुछ भारत सरकार अपना हाथ बटा सकती है वो बटाएगी। लेकिन मैंने, जैसा अभी मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं, मैंने एक ऐसी आपदा को बहुत निकट से देखा हुआ है, अनुभव किया हुआ है। 79 में, आज से 40-45 साल पहले की बात है, गुजरात में मोरबी में एक अर्थन डैम था, और भारी बारिश हुई और डैम पूरा नष्ट हो गया। और आप कल्पना करें, वो डैम बहुत बड़ा था,
मच्छू, वो पूरा पानी, और मोरबी एक शहर है, उसमें घुस गया और 10-10, 12-12 फीट पानी था पूरे शहर में। 2500 से ज्यादा लोग उसमें मृत्यु हुई थी, और वो भी मिट्टी का डैम था, तो पूरी मिट्टी पूरे हर घर में, यानी उसको मैं करीब 6 महीने वहां रहा था, एक वॉलेंटियर के रूप में उस समय मैं काम करता था, और मैंने मड़ के बीच जो समस्याएं पैदा कैसी होती है, उसमें किस प्रकार से मुसीबतें झेलनी पड़ती है, उसको बराबर मैंने उसको, क्योंकि वॉलेंटियर ग्रुप में मैंने काम किया है तो मुझे पता है। तो मैं भी अंदाज कर सकता हूं कि जिस समय ये परिवार के परिवार मड़ में बह रहे होंगे, तब वो कितनी बड़ी कठिन परिस्थिति रही होगी, और उसमें भी जब कुछ लोग जान बचा करके निकले हैं, उनको देख करके लग रहा है कि ईश्वर ने कैसे उनकी कृपा की, उनको बचा लिया है। तो मैं इन परिस्थिति को भली भांति अनुमान लगा सकता हूं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि देश और भारत सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। जितनी डिटेल आपकी आएगी, चाहे आवास की बात हो, चाहे स्कूल बनाने की बात हो, चाहे रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, इन बच्चों के भविष्य के लिए कुछ व्यवस्थाएं करने की बात हो, जैसे ही डिटेल बन करके आपकी तरफ से आएगी, हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और मैंने स्वयं ने, मन मेरा भारी था, क्योंकि लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा आने के कारण यहाँ के रेस्क्यू ऑपरेशन और रिलीफ एक्टिविटी में कोई रुकावटें हो, लेकिन आज मैंने पूरी विस्तार से सारी चीजों को देखा है, और जब फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है तो निर्णय करने की भी सुविधा रहती है। प्रधानमंत्री स्वयं चलकर उन जगहों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के वायनाड दौरे पर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा है कि नरेंद्र मोदी वायनाड गए हैं, जो अच्छा है, लेकिन अगर वो मणिपुर भी जाएं तो और अच्छा होगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर अजय राय ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म को तो सबसे पहले वायनाड पहुंचना चाहिए था, उन्होंने देर कर दी। प्रधानमंत्री को पूरी स्थिति के बारे में, वायनाड में जो आपदा लैंडस्लाइड हुआ है, जिसमें 300 से भी अधिक लोग का देहांत हुआ है, मारे गए हैं, उसको लेकर हमारी मांग थी, राहुल जी की मांग थी कि इसको एक राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, और आज प्रधानमंत्री वायनाड गए हैं, अच्छा है वो गए हैं, वायनाड गए हैं। मणिपुर भी जाएंगे तो अच्छा होगा, 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है, मणिपुर भी जाएं, सभी जगह जाएं, यूक्रेन जाएं, रूस जाएं, वायनाड जाना जरूरी है और मणिपुर में भी जाना जरूरी है। आज दार्जिलिंग का एक डेलीगेशन आया मुझसे मिलने और कहा 10 साल हो गए प्रधानमंत्री दार्जिलिंग ही नहीं आए। तो कई लोग, सब लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आए हमारे, और एक जो नॉन बायोलॉजिकल है प्रधानमंत्री, सब लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री जी को जरूर जाना चाहिए, वो देश का हिस्सा है वायनाड, और अब देर कर दिया उन्होंने, उनको तो बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको सबसे पहले पहुंचना चाहिए था। आज राहुल जी और प्रियंका जी के जाने के बाद जब वहां पर काफी जबरदस्त तरीके से काम किया हमारे संगठन के लोगों ने, हमारे लोगों ने, और वहां पर जो सरकारी जो वहां की टीम थी, उन्होंने बहुत काम किया, और हमारे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। राहुल जी के जाने के बाद मैं समझता प्रधानमंत्री जी को पहले ही पहुंच जाना चाहिए था, और जरूर वायनाड जाएं। पर इतना जरूर कहना चाहूंगा मोदी जी से कि बनारस कब जाएंगे, बनारस के अंदर भी काफी अभी आप वहां बरसात में पूरा वाटर लॉगिंग पूरे शहर में लगा है, विश्वनाथ कॉरिडोर के पास 2-2 मकान, 3-3 मकान गिर गए, काफी लोग घायल हो गए, एक महिला का देहांत भी हो गया। तो मोदी जी काशी कब जाएंगे, अपने मतदाताओं का और अपने जो 3-3 बार वहां के लोगों ने इनको सांसद बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, अपने जनता का हाल लेने कब बनारस जाएंगे, ये भी पूरे देश की जनता और काशी की जनता जानना चाहती है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और कत्ल के मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि कसूरवारों को सख्त सज़ा दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि एक मुलजिम को गिरफ्तार किया जा चुका है। वारदात को अफसोसनाक और शर्मनाक बताते हुए उन्होंने रेजिडेंट डॉक्टरों के एहतजाज की हिमायत की। उन्होंने कहा कि ये यकीनी बनाया जाएगा कि एहतजाज कर रहे डॉक्टरों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। वज़ीर आला ने मुतासरा ख़ानदान के लोगों से भी बात की और उन्हें इस मामले में मुनासिब कार्रवाई का यकीन दिलाया। दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया ने कहा है कि मुल्क के आम आदमी के खिलाफ तानाशाही हो रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया में दहशतगर्दों और ड्रग माफिया पर जो कानून लगाए जाते हैं वो यहाँ लीडरों, ताजिरों और आम आदमियों पर लगाकर उन्हें लंबे वक्त तक जेल में रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी की तालीम, सेहत और नौकरी ख़तरे में है। उन्होंने कहा कि मुल्क ने अपोजिशन को एक ताकत दी है और अगर आज अपोजिशन मुत्तहिद होकर एक आवाज़ में बोले तो अगले 24 घंटे के अंदर केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। सिसोदिया जेल से रिहा होने के बाद पार्टी दफ्तर में तकरीर कर रहे थे। दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए आइन की बदौलत उन पर भगवान की कृपा हुई है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने 75 साल पहले ही ये अंदाज़ा लगा लिया था कि मुल्क में कभी ऐसा भी हो सकता है कि तानाशाही बढ़ जाए। अभी गया मैं बजरंग बली के मंदिर में, पंडित जी ने आशीर्वाद दिया। वहां जो पंडित जी मौजूद होते हैं वही बजरंग बली जी के वाणी बोल रहे होते हैं। उन्होंने बजरंग बली जी की वाणी से आशीर्वाद दिया कि विजयी भव, सफल भव। मैंने कहा जी एक ही सफलता का मंत्र है, दिल्ली के एक एक बच्चे के लिए शानदार स्कूल बना के देने हैं, यही हमारी सफलता है। और इसके लिए मैं कल से कह रहा था अपने साथियों से, हम तो रथ के घोड़े हैं, हमारा असली सारथी अभी जेल में बंद है, वो भी बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद हमको तो जहां हकेंगे हम हकेंगे, लेकिन हमारा असली सारथी अभी जेल में बंद है और जेल के ताले टूटेंगे, बहुत जल्दी छूट के आ जाएंगे। बहुत कृपा है अरविंद जी के ऊपर बजरंग बली की। आपको याद है ना, लंबे समय से बहुत सारे लोग साथ हैं, कितने शुगर का पेशेंट होने के बावजूद कितना लंबा लंबा फास्ट किया, केवल बजरंग बली जी की कृपा से। तमाम तरह के आरोप, इतने इतने आरोप लगाए झूठे झूठे, बच गए, निकल के आ गए केवल अरविंद जी बजरंग बली जी की कृपा से। और मैं समझता हूं भगवान की कृपा, बजरंग बली जी की कृपा हम पर कल हुई बाबा साहब के दिए हुए संविधान की बदौलत। बाबा साहब ने, जब ये मुकदमे की सुनवाई चल रही थी, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, पढ़ रहा था, पूरी डिटेल ले रहा था वकील साहबों से। बाबा साहब ने 75 साल पहले, करीब 75 साल पहले अंदाजा लगा लिया था कि कभी कभी ऐसा भी होगा, हम लोकतंत्र का संविधान बना रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि इस देश में तानाशाही ताकतें आके आतंकवादियों और ड्रग माफियाओं पर लगाए जाने वाले कानून को आम आदमी के ऊपर लगाएंगे, व्यापारियों के ऊपर लगाएंगे, विपक्षियों के ऊपर लगाएंगे। तो उस वक्त उन व्यापारियों को, उन आम आदमियों को, उन विपक्षियों को कौन बचाएगा? तो बाबा साहब ने पहले ही लाइन जोड़ दी थी, संविधान बचाएगा। यही भगवान की कृपा है। कौन बचाएगा उनको जब तानाशाह सरकार अपना जुल्म करेगी, एजेंसियों का दुरुपयोग, कानूनों का दुरुपयोग करेगी, जेलों का दुरुपयोग करेगी, तो कौन बचाएगा? 75 साल पहले उस महान शख्सियत ने लिख दिया था कि मैं ऐसा संविधान दे रहा हूं कि तुमको संविधान बचाएगा। आज हम संविधान के बदौलत खड़े, संविधान की ताकत से यहां पे खड़े हैं। आज मैं शुक्रगुजार हूं देश के संविधान का, बाबा साहब का, और साथ साथ बहुत विनम्र निवेदन के साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट का, बहुत विनम्र सम्मान के साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की दी हुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए कल तानाशाही को कुचला, तानाशाही को कल गलत ठहराया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं
उन वकीलों का जो पिछले 1.5 साल से 17-18 महीने से और बल्कि उससे पहले से भी पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं जेल में बैठा था, आप लोग आंदोलन कर रहे थे, अरविंद जी जेल में बैठे हैं, आप लोग यहां सड़कों पे डंडे खा रहे हैं, लेकिन वो वकील इधर से उधर धक्के खा रहे हैं, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट धक्के खा रहे हैं, एक कागज से दूसरे कागज में डाल रहे हैं। इनकी एक एक साजिशों का, इनकी एक एक चालबाजियों का, इनकी एक एक तिगड़मों का जवाब दे रहे हैं अदालतों में खड़े होकर, इनके एक एक झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। मेरे लिए तो मैंने कल भी कहा था, भगवान स्वरूप हैं। किसी भी जेल में बंद होने वाले एक व्यक्ति के लिए तो वकील भगवान स्वरूप होता है, और मेरे लिए तो सिंघवी साहब वाकई भगवान स्वरूप हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जी, जिन्होंने इस पूरी कानूनी लड़ाई को इस अंजाम तक पहुंचाया, और जल्द ही अरविंद जी को भी बाहर लेकर आएंगे। मैं धन्यवाद करता हूं सिंघवी साहब का, मैं धन्यवाद करता हूं दयान कृष्णन साहब का, मैं धन्यवाद करता हूं मोहित माथुर साहब का, जिन्होंने बहुत बेबाकी से अदालतों के सामने ईडी और सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी के सच को बेनकाब किया है। दिल्ली सरकार में वजीर गोपाल राय ने मनीष सिसोदिया की रिहाई को पूरी दिल्ली की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि तानाशाही का अंत होने की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल भी जल्द बाहर आ जाएंगे। उधर राज्यसभा के रुकन संजय सिंह ने कहा है कि मनीष सिसोदिया की रिहाई और अरविंद केजरीवाल के जल्द बाहर आने के बाद हम सब एक ही अज़्म लेकर आवाम के बीच जाएंगे कि हम अपनी स्कीमों की बात करेंगे। मनीष सिसोदिया। देखिए, पूरे दिल्ली की जीत है, दिल्ली के कामों की जीत है, और दिल्ली के लोगों की दुआओं का, दिल्ली के लोगों की प्रार्थनाओं की जीत है कि तानाशाही के अंत होने की शुरुआत हो चुकी है। पहले संजय सिंह जी बाहर आए, अब मनीष सिसोदिया जी जेल से बाहर आए, और जल्दी ईडी से जमानत मिल चुकी है। सीबीआई का भी षड्यंत्र जो है वो टूटेगा। एक बात कहना, आज कार्यकर्ताओं ने हमारे संकल्प लिया है, मनीष सिसोदिया की रिहाई के बाद, इस सभा के बाद, और अरविंद केजरीवाल जल्दी आएंगे। हम सब एक ही संकल्प लेके जुड़ेंगे, एक ही संकल्प लेके जनता के बीच में जाएंगे, अपनी योजनाओं की बात करेंगे। और भाजपाई जो आज ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया के लिए, सिर्फ जमानत ही तो हुई है, सिर्फ जमानत ही तो हुई है। हमारे कार्यकर्ता और दिल्ली के लोग भाजपा की विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त करा के उनसे कहेंगे, सिर्फ जमानत ही तो जब्त हुई है, सिर्फ जमानत ही तो जब्त हुई है। मरकजी वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ला रही है। ये बिल कुछ वक्त से इल्तवा में था। कोऑपरेटिव शोबे की बैंकिंग के ताल्लुक से इसमें कुछ तरामीम की गई हैं, और नॉमिनेशन उन चीज़ों में से एक है जो ग्राहकों के मुआफ़िक़ कदम है, ताकि बाद में नामज़द किए गए लोगों को अपनी सही चीज़ों का दावा करने में कोई परेशानी न हो। The banking regulations amendments that we are bringing in is not just only for that. There are many others which are reasons behind why we have brought the BR Amendment Act. It's been pending for some time, pending in the sense it was long awaited. It also has some realignments as regards the cooperative sector banking arena. And the nomination is one of the things which is a customer friendly step, because I think it is important for customers to have that choice, and also to make sure that the nominees later on don't face any difficulty in claiming what is rightfully theirs. So these are few of the things. I think I would literally draw the attention of the media, and particularly Siddharth, yourself. The most significant, I would think, is the amendment which is coming towards reporting data, the fortnightly reporting of data. Instead of going by the old British way of, the last Friday and things like that, we've gone on to the calendar fortnight, 15th and 30th of every month. So that corrections, if any, can happen timely, updations are predictable, and eventually when at the end of the time of the year, that is, you're not doing lump sum changes. Little changes done every month, every fortnight are assimilatable, and therefore I think that is the most important of all the amendments, so that data, which is the driver of policy making, is much more closer to the reality.
आसाम में बांग्लादेश की सरहद पर चौकसी बरती जा रही है। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर मृदुल यादव ने बताया कि बीएसएफ हाई अलर्ट पर है और हालात पर नज़र रखे हुए है ताकि किसी किस्म की बदअमनी न हो। उन्होंने कहा कि पीर के रोज़ से इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बंद है और किसी किस्म की दरामद बरामद और लोगों की आमद और रफ्त सब बंद है। तो संडे को जो बांग्लादेश में इंसिडेंट हुआ है और जो एपिसोड हुआ है उसके कारण वी हैव 100 किलोमीटर्स ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर, सो वी आर इन हाई अलर्ट एंड we are making sure that no incident of any violence or any issue happens in the border, and border security forces, BSF, police are on high alert for this regard. अभी तक जो है ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बंद किया गया है। हाँ, पिछले मंडे से ये बंद है हमारा ICP, एंड नॉट जस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इवन जो लोग आते जाते हैं वो भी कुछ दिनों से बंद है, एंड वी आर वॉचफुल। इफ द सिचुएशन इम्प्रूव विल अगेन स्टार्ट। बॉर्डर में कोई एक्स्ट्रा कोई फोर्स या कोई मंगाया गया है या कोई एक्स्ट्रा? आर्मी की एक कंपनी आई है एंड दे आर कैंपिंग विद द BSF टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट इन द बॉर्डर्स। एक कंपनी अभी महासमुंद से आई। अभी जो भारत के नागरिक है वो अभी के बांग्लादेश में है अभी तक आ रहे, कुछ आने का संभावना है? जैसे मैंने बोला, पिछले 4-5 दिनों से तो हमारा बंद है, कोई भी भारत के नागरिक वहां से वापस नहीं आ रहे हैं, और एग्जैक्ट कितने लोग हैं ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दे पाएगा, एंड उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है संसद में कि कैसा सिचुएशन। सो वी आर ऑल्सो इन टच विद एक्सटर्नल अफेयर्स एंड वी आर वेटिंग फॉर देयर रिस्पॉन्स। हमारी तरफ से जो सतर्कता बढ़ा उस तरफ से आने का कोई संभावना है क्या? आज से जो 20 दिन पहले जब ये हुआ था, जब प्रोटेस्ट बांग्लादेश में हो रहे थे, तो ऑलरेडी क्लोज टू 50-60 स्टूडेंट्स हैव कम फॉर दिस बॉर्डर, एंड 4 दिन पहले भी नेपाली स्टूडेंट्स फ्रॉम बिलोंग टू द नेपाल उन लोग आए हैं, लेकिन पिछले सप्ताह भर से कोई भी इंडियन स्टूडेंट्स या इंडियन सिटीजन अभी नहीं आए हमारे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के साबिक कारगुजार वाइस चांसलर और शोबे कानून के प्रोफेसर इकबाल हुसैन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की बात सामने आ रही है। यूनिवर्सिटी की ज़मीन को गलत तरीके से बेचने के इल्ज़ाम में उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। इकबाल हुसैन पर यह कार्रवाई यूनिवर्सिटी के मौजूदा कारगुजार वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद शकील ने ओहदे के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाते हुए की है। यूपी के गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के शरपसंदों ने बांग्लादेशी बताकर बेकसूर गरीब लोगों और उनकी झोपड़ियों पर लाठी डंडों से हमला करके उन्हें उजाड़ दिया, उनके सामान को आग लगा दी। ये गरीब घर घर जाकर कूड़ा उठाते हैं और सफाई का काम करते हैं। गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि जिन मुसलमान लोगों को हिंदू रक्षा दलों ने लाठी डंडों से पीटा है और जिन्हें गालियाँ दी हैं और जिनके घरों को आग लगा दी है, इनमें कोई भी बांग्लादेशी नहीं था। पुलिस के मुताबिक ये सब लोग यूपी शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। गाजियाबाद पुलिस ने इन लोगों को बांग्लादेशी बताकर पीटने के मामले में हिंदू रक्षा दल के सदर पिंकी चौधरी समेत 15-20 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। कल दिनांक 9 अगस्त को देर शाम 7:30-8 बजे के करीब थाना क्षेत्र मधुबन बापूधाम के अंतर्गत गुलधर रेलवे स्टेशन के पास फ्री होल्ड जमीन पे कुछ झुग्गियों में लोग निवास कर रहे थे। तो वहां पे हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी अपने 15-20 समर्थकों के साथ पहुंचकर उनके ऊपर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाते हुए उनके साथ मारपीट करने लगे तथा उनकी झुग्गियों में तोड़फोड़ करने लगे। इस प्रकरण में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं तथा झुग्गियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उक्त पूरे प्रकरण में जांच के दौरान ये भी तथ्य संज्ञान में आया कि रह रहे लोग, निवास कर रहे लोग में से कोई भी बांग्लादेशी नहीं था। उस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी तथा उनके समर्थकों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ओबैदुल हसन ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। मुजाहिरीन ने सनीचर को ढाका में सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया था। इसके बाद चीफ जस्टिस समेत सभी जजों को दोपहर 1 बजे तक इस्तीफा देने को कहा था। शेख हसीना के मुल्क छोड़ने के बाद वहां मोहम्मद यूनुस की क़यादत में नई सरकार बन चुकी है। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को बताया कि उन्होंने मौजूदा हालात के बीच मुल्क भर में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टों और निचली अदालतों के जजों की सलामती को ध्यान में रखते हुए
इस्तीफा देने का फैसला किया है। यूट्यूब की साबिक सीईओ सुसान वॉइस्की का इंतकाल हो गया है। वो 56 बरस की थी और 2 साल से फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला थी। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने उन्हें एक नाकाबिले तस्खीर इंसान बताते हुए कहा है कि वो उनकी मौत से दुखी हैं। खबरनामे में अभी इतना ही, इजाज़त दीजिए। आदाब, सारा प्रणाम।